Hello dear students, welcome to all of you in our biology virtual class. Today is our first online lecture on the topic the living world, that is our chapter number 1. In this chapter we learn the all about the classification system or more about the taxonomy. As we know, we have to identify each and individual living organism present in the world. Otherwise, we cannot able to know the actual features, actual mode of nutrition or different characteristics feature of any living organism. So, before we start the topic, that is the living world, we have to know the differentiation between the living and non-living organism. What is living? So, first we start to know that what we mean by living organism. Living organism, there are certain distinct characteristics exhibit by living organism, such as distinguish the living from the non-living. It includes the growth, reproduction, metabolism, response to stimuli, self-organization, interaction and emergence. ये कुछ फीचर्स होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है जबकि नॉन लिविंग में नहीं होता है. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हम लोग यहाँ पे नोट डाउन किया है. से फॉर एग्जांपल ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, response to stimuli and self-organization. These are the four main important characteristics feature which have to present in any living organism. Living organism के लिए बहुत सारा characteristics feature हो सकता है, but these four are very important to distinguish from living to non-living. First one, that is the growth. Why is growth is very important characteristics feature for living organism? As we know, any living organism shows the growth in terms of their cell number, in terms of their volume, in terms of their height. It may be. Growth must be present in any living organism. In case of the plant, the growth is indeterminate. In case of the animal, growth is determinate. मतलब अगर प्लांट के केस में हम लोग देखेगा, प्लांट जब तक जिएगा तब तक उसका ग्रोथ धीरे धीरे होते ही रहेगा. पर इन केस ऑफ द एनिमल एक सर्टेन टाइम के बाद उसका ग्रोथ रुक जाता है. ग्रोथ रुक जाता है मतलब हम लोग क्या सोचते हैं, उसका हाइट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रुक जाता है, पर उसका सेल वॉल्यूम, सेल नंबर वो कभी भी रुकता नहीं है. ठीक है, यहाँ पे हम लोग ग्रोथ मतलब सिर्फ हम लोग ये नहीं सोचेगा ग्रोथ मतलब होता है उसका वॉल्यूम या उसका हाइट या साइज, ऐसा नहीं होता है. ग्रोथ मतलब हम लोग को और भी माइक्रोस्कोपिक लेवल में जाना पड़ेगा कि सेल का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है. हर इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल होता है उस सेल का ग्रोथ हमेशा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होता है. ठीक है, चाहे वो हम लोग बाहर से देखे या ना देखे, ग्रोथ हमेशा चलता रहता है. ठीक है ना. तो फर्स्ट पॉइंट इज द ग्रोथ. नेक्स्ट पॉइंट इज द रिप्रोडक्शन. इट इज वेरी एसेंशियल फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मल्टीप्लिकेट देयर ओन प्रोजेनी, to multiply their own number, to make their own population. The living organism must go for the reproduction. Now, ऐसा बहुत सारा ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है. से फॉर एग्जांपल मान लो म्यूल. ठीक है ना, ये म्यूल एक ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि ना रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि म्यूल आर द स्टेराइल. जब बाद में हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ने के लिए जाएगा तब हम लोग देखेंगे उधर कि बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम फुल्ली मैच्योर नहीं होता है. दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द गैमेट, सो देयर इज नो चांस ऑफ गैमेटिफिकेशन, सो दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस. पर इन जनरल टर्म हम लोग को लेके चलना पड़ेगा. इन जनरल टर्म रिप्रोडक्शन ऑकर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. पर हम लोग कभी कभी बोल सकते हैं कि सर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या रिप्रोडक्शन नहीं होता है? हाँ होता है. कैसे होता है? रिप्रोडक्शन एक टर्म मतलब कॉपी नंबर इंक्रीज होना. कॉपी नंबर इंक्रीज होना मतलब 1 से 2 हो रहा है. अभी मान लो कि कोई सॉफ्टवेयर हो
या कंप्यूटर में हम लोग जो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, एक फोल्डर और एक फोल्डर बना रहे हैं, एक फोल्डर को दूसरे तीसरा फोर्थ कोई भी नंबर ऑफ फोल्डर हम लोग बना सकते हैं। उसमें क्या कर रहे हैं, सिंपली हम लोग कॉपी और पेस्ट कर रहे हैं। तो हम लोग तो बोल सकते हैं वो रिप्रोडक्शन हो रहा है। कॉपी नंबर इंक्रीज होना है तो रिप्रोडक्शन का मेन मतलब है। रिप्रोडक्शन के थ्रू से क्या हो रहा है, कोई एक पर्टिकुलर चीज का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, रेप्लीकेशन हो रहा है। तो रेप्लीकेशन हो रहा है मतलब रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है, उसका अलग फीचर्स है। पर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में 1 से 2 बनाने के लिए हम लोग जो सिंपली कॉपी पेस्ट यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, उसमें भी हो रहा है। तो वो सब चीज को हम लोग कंसिडरेशन में नहीं लाएगा। जो मेन पॉइंट होता है वो होता है रिप्रोडक्शन मीन्स इट कैन एबल टू प्रोड्यूस इट्स ओन प्रोजेनी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं, जो फूड हम लोग इंटेक कर रहे हैं, वो न्यूट्रिशन जो हम लोग को मिल रहा है, वो एक ना एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू से सिंपलर मॉलिक्यूल में डिसोसिएट हो रहा है। अब ये मेटाबॉलिज्म हर कोई लिविंग सिस्टम के अंदर होना ही पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगा, न्यूट्रिशन से आएगा। अगर एनर्जी नहीं मिलेगा वो अपना बाकी लाइफ को लीड नहीं कर सकते। मेटाबॉलिज्म भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कुछ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। पर मेटाबॉलिज्म का सेल के बाहर नहीं हो सकता है। हाँ, सेल के बाहर हो सकता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म इज नथिंग बट ए केमिकल रिएक्शन। अब वो केमिकल रिएक्शन हम लोग सेल के बाहर टेस्ट ट्यूब के अंदर भी कर सकते हैं। तो टेस्ट ट्यूब के बाहर अगर हम लोग कर सकते हैं तो वो टेस्ट ट्यूब क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग्स है। तो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी वो मेटाबॉलिज्म हो रहा है। पर यहाँ पे हम लोग फिर से कॉन्सिडरेशन में लाना पड़ेगा कि वो सेल के अंदर हो रहा है कि सेल के बाहर हो रहा है। ठीक है, सेल के अंदर ऑटोमेटिकली हो रहा है, पर सेल के बाहर हम लोग को आर्टिफिशियली वो करना पड़ रहा है। ये होता है डिफरेंस। लास्ट जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो होता है रिस्पॉन्स टू स्टिम्यूली एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। रिस्पॉन्स टू स्टिम्यूली एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। क्लास 10 में हम लोग पढ़े थे ना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसमें हम लोग देखे थे कि एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स टू स्टिम्यूली एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। प्लांट ऑलवेज टेंड्स टू ग्रो टुवर्ड्स द लाइट। वो एक स्टिम्यूली के अगेंस्ट में जा रहा है। हम लोग रास्ते से जा रहा है, अचानक बहुत जोर से हवा चला, हम लोगों का आंख ऑटोमेटिकली बंद हो गया। वो भी एक स्टिम्यूली के अगेंस्ट में हम लोग का बॉडी पर रिएक्शन रिस्पॉन्स किया। ठीक है, तो ये जो रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है टुवर्ड्स द स्टिम्यूली, इट्स अ वेरी आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये कुछ पॉइंट्स के थ्रू से ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्स टू स्टिम्यूली हम लोग क्या कर सकते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आता है, नेक्स्ट टॉपिक होता है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। यहां पे क्या है, देखो, डाइवर्सिटी refers to the number and types of organism present on the earth. Each different kind of organism represent a species. तो biodiversity मतलब होता है अर्थ में टोटल नंबर ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म कितना प्रेजेंट है, उसका सम अप करके हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, बिकॉज दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर by means of their mode of nutrition, by means of their reproduction, by means of their cellular organization, cell structure, etc. etc. Okay, so इतना सारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है अर्थ में, सब एक दूसरे से अलग है। तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन किस ग्रुप के अंदर आ रहा है? फॉर दैट पर्पस वी हैव टू मेक सम साइंटिफिक डिफरेंशिएशन मैकेनिज्म, जिसके थ्रू से हम लोग कोई भी न्यूली और प्रीवियसली नोन ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सके और इसको एक ग्रुप में डाल सके। टू मेंटेन दिस टेक्निक्स वी हैव यूज्ड 3 बेसिक स्टेप्स। फर्स्ट वन, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन, नेक्स्ट द नोमेनक्लेचर एंड फाइनली द क्लासिफिकेशन, जो हम लोग बाद में देखने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पहले हम लोग को करना पड़ेगा आइडेंटिफिकेशन, टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म। आइडेंटिफिकेशन मीन्स is to determine the correct place of organism in a previously established plan of classification। मतलब जो हम लोग न्यू
ऑर्गेनिज्म का अगर मिल रहा है वो मेरे लिए अगर न्यू होगा तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का प्रीवियस डेटाबेस को हम लोग को देखना पड़ेगा। अगर प्रीवियस डेटाबेस के साथ उसको मैच हो रहा है तो उसे हम लोग उस एक ग्रुप के अंदर प्लेस करेंगे। अगर नहीं है तो उसके लिए हम लोग फर्दर एक न्यू ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। सो आइडेंटिफिकेशन बेसिकली डिटरमिन द करेक्ट प्लेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ए प्रीवियसली एस्टेब्लिश्ड प्लान ऑफ क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफाई हो गया। आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या होना चाहिए? आइडेंटिफिकेशन के बाद हम लोग को नोमेनक्लेचर टू गिव ए नेम, नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा, एक नाम देना पड़ेगा। उसके लिए भी हम लोग के पास कुछ स्टेप्स होता है, कुछ रूल्स होता है। तो नोमेनक्लेचर बेसिकली मीन्स ए सिस्टम फॉर नेमिंग बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ए पर्टिकुलर area of science is called the nomenclature. Now this nomenclature are of two types. First one is the vernacular name and second one is the scientific name. So what is vernacular name? Vernacular name is nothing but a local name. Local name use करते हैं हम लोग बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए, कम्युनिकेशन के हेल्प के लिए हम लोग बहुत सारा लोकल नेम यूज करते हैं, पर वो लोकल नेम वाइड बेसिस में हम लोग यूज नहीं कर सकते। So vernacular name have certain advantages and also have some disadvantages. Advantages क्या क्या हो सकते हैं? Vernacular name very easy to pronounce, it's very easy to communicate with others, easy to remember. These are the advantages of vernacular name. जैसे से पर कोई एग्जाम्पल ले लो, जे ऑनियन। ऑनियन एक टर्म है जिसका साइंटिफिक नेम हम लोग बाद में देखेगा। ऑनियन पर्टिकुलर ऑनियन को हम लोग इंडिया का हर एक स्टेट में अलग अलग नाम होता है, ठीक है। तो कोई अगर नॉर्थ ईस्ट में एक नाम है तो साउथ में एक नाम है, तो ईस्ट में एक नाम है, तो हर अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से ऑनियन को जाना जाता है। तो अगर इंटीरियर कोई बस्ती में चला जाएगा, उधर जाकर कोई बोलेगा कि मुझे ऑनियन चाहिए, तो उसको पता नहीं भी हो सकता है क्योंकि वो लोकल नेम को जानता है, वो एक्चुअल नेम को नहीं जानता है। तो एडवांटेजेस के अंदर क्या होता है? एक तो होता है इट्स वेरी इजी टू प्रोनाउंस, इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर एंड इट्स वेरी टू इजी टू कम्युनिकेट। पर डिसएडवांटेज क्या अंदर आता है? वर्नाकुलर नेम का बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस है। क्या क्या हो सकता है? मेन डिसएडवांटेज होता है कि मिसगाइड करता है हम लोगों को। मिसगाइड कैसे करता है? से फॉर एग्जांपल मान लो जेलीफिश, स्टारफिश, लायन फिश, डॉग फिश, ये सभी फिश लिखा हुआ है। हम लोग तो फिश लिखते हैं ना, जेलीफिश, स्टारफिश, डॉग फिश, लायन फिश, पर हम लोग क्या देखते हैं? नाम देख के हम लोग को पता चलता है अरे तो ये तो फिश है, पर बेसिकली वो फिश है, फिश नहीं है। जेलीफिश फिश नहीं होता है, अलग उसका ग्रुप है। स्टारफिश इकाइनोडर्माटा के अंदर आता है, ठीक है। लायन फिश या डॉग फिश हम लोगों को फिश कैटेगरी के अंदर आता है। तो नाम से हम लोग को देख के लगेगा कि ये फिश के अंदर है, पर वो बेसिकली फिश नहीं है। तो ये हम लोग को मिसगाइड कर सकता है। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं डिसएडवांटेज के अंदर, जैसे बटरफ्लाई और मॉथ। हम दोनों को ही जानते हैं बटरफ्लाई क्या है, मॉथ क्या है, पर जनरली हम लोग एक कॉमन टर्म यूज करते हैं दोनों के लिए, वो होता है तितली। तितली जनरली रेफर्स टू द मॉथ एंड बटरफ्लाई, पर मॉथ और बटरफ्लाई बोथ आर एडवर्सली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, फिर भी वो दोनों के लिए हम लोग एक सिंगल टर्म यूज करें। तो ऐसा बहुत सारा टर्म है, बहुत सारा नेम है जिस नेम से हम लोग को कन्फ्यूजन और भी ज्यादा होता है, ठीक है। ये होता है वन एंड ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्नाकुलर नेम, ठीक है। और एक वर्नाकुलर नेम का डिसएडवांटेज होता है कि वी आर नॉट एबल टू यूज द वर्नाकुलर नेम फॉर ऑल द ऑर्गेनिज्म, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितना सा लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग के पास है इंस्टेंट, सभी के लिए हम लोग वर्नाकुलर नेम यूज नहीं करते। तो वर्नाकुलर नेम हम लोग यूज करते हैं उसी ऑर्गेनिज्म के लिए जो हम लोग का बहुत कॉमन हो, बहुत कॉमन टू यूजेस हो। हम लोग व्हीट, राइस, इसके लिए कॉमन नेम यूज कर सकते हैं, पर जो न्यूली आइडेंटिफाई हुआ है, जो ह्यूमन बींग्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसका वर्नाकुलर नेम से क्या होगा? उसको जान के क्या करेगा? तो इसलिए वर्नाकुलर नेम कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं नेमिंग करता है, सबके लिए वो वर्नाकुलर नेम यूज नहीं होता है। तो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखते हुए नेक्स्ट एक अप्रोच आया नोमेनक्लेचर का, जिसका नाम था साइंटिफिक नेमिंग। तो ये साइंटिफिक नेमिंग में क्या होता है? साइंटिफिक नेम भी डिफरेंट पैटर्न में होता है, डिफरेंट टाइप का होता है। फर्स्ट टाइम जो साइंटिफिक नेम वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए लॉन्च हुआ था, उसका नाम था पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर। पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर, पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स
प्रोवाइड ए डिस्क्रिप्टिव नेम ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिस्क्रिप्टिव नेम कोई एक सिंगल या 2 वर्ड्स का नेम नहीं है, एक पूरा एक डिस्क्रिप्शन मिला के हम लोग एक नेम क्रिएट करते थे एंशिएंट टाइम में टू रिकॉग्नाइज और टू आइडेंटिफाई ए सिंगल ऑर्गेनिज्म, जो कि ना बहुत टफ टू रिमेम्बर था। और बेसिकली उस टाइम में हम लोग लैटिन वर्ड यूज करते थे फॉर नोमेनक्लेचर पर्पस, वो भी हम लोग के लिए बहुत टफ था फॉर प्रोनाउंसिएशन। तो पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर बेसिकली रेफर्स टू ए डिस्क्रिप्टिव नेमिंग, जो कि ना बहुत टफ था। तो उसको ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट आया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो कौन प्रपोज किया था? कैरोलस लिनियस। ये नाम याद रखना है, कैरोलस लिनियस फर्स्ट proposed the binomial nomenclature. So according to him, the binomial nomenclature should contain 2 words. 2 वर्ड से एक नाम बनेगा, तभी जगह उसका नाम होगा binomial nomenclature. तो यहाँ पे देखो हम लोग एक एग्जाम्पल दिया है, राइस। राइस का साइंटिफिक नेम होता है ओराइजा सैटिवा। सो ओराइजा स्टैंड फॉर द जेनेरिक नेम, whereas sativa stand for the specific name. तो जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम दोनों मिलके बनता है एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिखने के लिए, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देने के लिए बहुत सारे रूल्स है जो हम लोग बाद में डिस्कस करेगा। पर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स इट शुड कंटेन 2 वर्ड। फर्स्ट वर्ड शुड बी जेनेरिक नेम and second one should be the specific name or the specific epithet. Now come to the next point. Next point में क्या है? Trinomial nomenclature. Trinomial जैसे नाम से हम लोग को क्या पता चल रहा है? Tri मतलब here we use 3 word for naming a single organism. Now see the example. It's a scientific name of China rose, जो बहुत कॉमन एक प्लांट है। चाइना रोज का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। तो यहाँ पे कितना वर्ड है? 3 वर्ड है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। एज वी नो अकॉर्डिंग टू आवर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, फर्स्ट नेम शुड रेफर फॉर द जेनेरिक नेम, सेकंड वर्ड इज रेफर फॉर द स्पेसिफिक नेम। सो व्हाट अबाउट द थर्ड वन? So in case of trinomial nomenclature, the third word refers to the subspecies. It refers to the subspecies. So trinomial nomenclature contain generic name plus specific name plus subspecies name. ये 3 वर्ड मिल के बनता है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये होता है हम लोग का नोमेनक्लेचर के अंदर 2 टाइप होता है, एक वर्नाकुलर नेमिंग और एक होता है साइंटिफिक नेमिंग। साइंटिफिक नेमिंग के अंदर फिर से 3 टाइप हो गया, पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, अभी हम लोग जैसे अभी बोला था कुछ देर पहले, ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है उसका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, वो फॉलो करना पड़ता है टू गिव ए साइंटिफिक नेम ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो क्या क्या होता है? सी here are the guidelines or the principle for nomenclature. क्या क्या गाइडलाइंस होता है और क्या क्या प्रिंसिपल होता है कोई एक नोमेनक्लेचर के लिए। वो नोमेनक्लेचर या गाइडलाइंस को कौन ठीक करेगा? उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगा कि उसका साइंटिफिक नेम या बाइनोमियल नेम कैसे होना चाहिए। उसके लिए प्लांट सेक्शन के लिए, प्लांट सेक्शन के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका शॉर्ट फॉर्म होता है ICBN, स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, जो कि ना सिर्फ बॉटनी मतलब प्लांट रिलेटेड ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर में हेल्प करेगा। ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जो एनिमल है वह एनिमल का नाम ICZN डिसाइड करेगा। और एक होता है ICVN, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर, जो कि ना वायरस का नेमिंग करने के लिए दिस ऑर्गेनाइजेशन विल हेल्प। ठीक है ना, ये होता है कुछ ऑर्गेनाइजेशन विल डिसाइड द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर गिविंग द साइंटिफिक नेम ऑफ एनी organism according to their organization system.
नेक्स्ट हम लोग को जो देखना पड़ेगा वो होगा व्हाट आर द रूल्स फॉर नेमिंग द साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम लिखने के लिए क्या क्या हम लोगों के पास रूल्स होना चाहिए, जो रूल्स को हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे हम लोग को पता है कि साइंटिफिक नेम शुड कंटेन 2 वर्ड्स, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या होगा, कोई भी साइंटिफिक नेम का फर्स्ट पॉइंट में क्या होगा, इट शुड कंटेन 2 वर्ड्स, ठीक है ना। 2 वर्ड्स मिनिमम होना चाहिए फॉर गिविंग द साइंटिफिक नेम, एंड जनरली दिस नेम आर कमिंग फ्रॉम द लैटिन वर्ड। तो क्या होता है, एक होता है लैटिन वर्ड हम लोग यूज करते हैं, लैटिन वर्ड, और साथ साथ में नंबर ऑफ वर्ड कितना होगा, 2 जनरली, ठीक है। नाउ द फर्स्ट लेटर, सेकेंड पॉइंट में होता है द फर्स्ट लेटर ऑफ द जेनेरिक नेम शुड स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द स्पेसिफिक नेम शुड स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं मैंगो, मैंगो, ठीक है। ये मैंगो प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है मैग्निफेरा इंडिका। देखो यहां पे हम लोग 2 वर्ड यूज किया है, एक होता है मैग्निफेरा और एक होता है इंडिका, है ना। 2 वर्ड कंटेंट, द फर्स्ट लेटर ऑफ द जेनेरिक नेम शुड स्टार्ट विद द कैपिटल, हम लोग कैपिटल से स्टार्ट किया है, एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द स्पेसिफिक नेम शुड स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर, हम लोग स्मॉल से आई से स्टार्ट किया है। सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में क्या होगा, इफ वी राइट डाउन in blackboard or in our exam paper or anything, anywhere, if we write down, then we have to underline the specific name and generic name separately। हम लोगों को ऐसे अंडरलाइन करना पड़ेगा। अगर हम लोग अंडरलाइन नहीं करने से उसको साइंटिफिक नेम नहीं माना जाएगा। तो अगर तुम लोग को क्वेश्चन में आ रहा है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिखने के लिए, तो तुम लोगों को ये रूल को फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट द फर्स्ट लेटर ऑफ द जेनेरिक नेम विद द कैपिटल लेटर, स्पेसिफिक नेम विद द स्मॉल लेटर, एंड यू हैव टू अंडरलाइन बोथ ऑफ देम सेपरेटली। अंडरलाइन भी कंप्लीट करना है, एम से लेकर ए तक ही करना है। ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसे ही अंडरलाइन कर दिया, ऐसे नहीं करोगा, ऐसे होने से मार्क्स नहीं मिलता है। तो प्रॉपरली अंडरलाइन करना पड़ता है। और एक पॉइंट क्या होता है, ये तो हो गया अगर हम लोग हैंड रिटन से लिख रहे हैं। तो अगर मान लो हम लोग कंप्यूटर में टाइप करने के लिए जाएगा तो क्या करेगा, अंडरलाइन करेगा नहीं। इफ वी टाइप इन कंप्यूटर देन वी हैव टू यूज द इटैलिक फॉन्ट। हम लोग जो कंप्यूटर यूज करते हैं वहां पे देखते हैं ना, एक बोल्ड ऑप्शन होता है, एक इटैलिक ऑप्शन होता है, एक अंडरलाइन ऑप्शन होता है, एक फॉन्ट का कैरेक्टर होता है ना। तो वहां पे हम लोग जब भी कोई साइंटिफिक नेम को टाइप करने के लिए जाएगा तो वी हैव टू यूज द इटैलिक फॉन्ट। अगर इटैलिक फॉन्ट यूज नहीं कर रहे हैं तब उसे साइंटिफिक नेम नहीं माना जाएगा। तुम लोग अपना बुक में भी देख सकते हैं, जहां पे भी इटैलिक फॉन्ट में कुछ नाम मिलेगा तो समझ लेना वो एक साइंटिफिक नेम है, ठीक है। और एक पॉइंट होता है, कभी कभार हम लोग ऑथर विल डिस्कवर दैट पर्टिकुलर plant or animal or any living organism and give a scientific name for that organism should use their name in abbreviation manner at the end of the scientific name। मतलब जैसे मैग्निफेरा इंडिका, मैग्निफेरा इंडिका कौन डिस्कवर किया था, कैरोलस लिनियस। तो लिनियस क्या किया, मैग्निफेरा इंडिका लिखने के बाद लास्ट में उसका एब्रीविएटिव फॉर्म लिख दिया, लिन। तो ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं, मैग्निफेरा इंडिका लिन। लिन को हम लोग अंडरलाइन नहीं करेगा पर सिंपली लिख के छोड़ देगा। लिन का मतलब होता है कि पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है मैंगो, वो कौन डिस्कवर किया था, लिनियस ने, ठीक है। सो दिस आर द रूल्स फॉर नेमिंग द साइंटिफिक नेम। ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है, तुम लोगों को याद करना ही पड़ेगा ये रूल्स क्या है, और लिखने का भी तरीका तुम लोगों को समझना पड़ेगा कि कभी भी साइंटिफिक नेम को अपने मर्जी से मत लिखो तो एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। ये तो हो गया नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के बाद आता है फाइनली द थर्ड वन, दैट इज द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है, इट्स अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज कॉल्ड द टैक्सा ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज and dissimilarities which enable us to study of wide variety of organisms।
So classification basically the grouping of organism on the basis of their similarities and dissimilarities character. ठीक है, अभी तक हम लोग क्या देखा है कि पहले हम लोग उस चीज को आइडेंटिफाई किया, फिर आइडेंटिफाई करने के बाद नोमेनक्लेचर एक नाम दिया। अब नाम देने के बाद कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप में उसको प्लेस करना पड़ेगा। तो वो ग्रुप में प्लेस करने के लिए हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज क्या है। अगर मान लो पहले से ही डिस्कवर्ड है वो, तो वो वही ग्रुप में जाएगा। अगर वही ग्रुप का कोई अलग सिमिलर वैरायटी है तो भी वो वही ग्रुप में जाएगा। तो मतलब हम लोग ग्रुपिंग करना ही मतलब होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम लोग ग्रुपिंग कर रहे हैं, एक ही कंडीशन है, ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलर कैरेक्टर एंड डिसिमिलर कैरेक्टर व्हिच इनेबल्स अस टू स्टडी द वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, कोई बस से बहुत सारा बच्चा आ रहा है टुवर्ड्स द स्कूल, स्कूल की तरफ आ रहा है वो बस, उस बस के अंदर कोई भी रह सकता है, स्टूडेंट भी रह सकते हैं, टीचर भी रह सकते हैं, नॉर्मल पब्लिक भी रह सकते हैं। तो हम लोग बाहर से कैसे देख के पता करेंगे कि वो स्कूल के बच्चे है? फर्स्ट वी ऑब्जर्व देयर यूनिफॉर्म। अगर हम लोग यूनिफॉर्म देख गया, सभी बच्चे यूनिफॉर्म पहन के जा रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो कोई ना कोई एक पर्टिकुलर स्कूल का स्टूडेंट है। पर वो चीज देख के हम लोग को पता नहीं चलेगा कि वो कौन सा क्लास का स्टूडेंट है कि नहीं है, कौन सा सेक्शन का है, पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए वो सब स्टूडेंट्स मिलके जब स्कूल में आता है, स्कूल में आने के बाद फिर वो डिफ्रेंशिएट होता है ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। मतलब मान लो वो शो करेगा अपना एडमिट कार्ड, अगर एडमिट कार्ड में लिखा है कि वो क्लास 11 का है तो क्लास 11 के रूम में जाएगा, क्लास 12 का हो क्लास 12 के रूम में जाएगा, क्लास 9 का हो 10 का हो, अलग अलग क्लास में अलग अलग से स्कूल का गेट से उसको डिवाइड कर देगा कि तुमको उस क्लास में जाना है, तुमको उस क्लास में जाना है। तो जितना बास में जितना बच्चा आ रहा था, स्कूल में आने के बाद ग्रुप में बांट गया। फिर वो ग्रुप जो मान लो क्लास 11 में आया, क्लास 11 के अंदर भी तो बहुत सारे क्लासेस है, ह्यूम है, साइंस है, कॉमर्स है। फिर उधर भी एक सेपरेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर कि कुछ बच्चा चला गया 11 का, कुछ बच्चा चला गया साइंस में, 11 का कुछ बच्चा चला गया कॉमर्स में, कुछ चला गया ह्यूम में। ठीक है ना। अब जाने के बाद क्लासरूम में अंदर आ गया। अब क्लासरूम में हम लोग सेपरेट करके रखा है, ये होता है रो गर्ल्स के लिए, ये होता है बॉयज के लिए। तो जितना सारा 11 साइंस का स्टूडेंट था वो गर्ल्स की जगह में बैठ गया और जो बॉयज की जगह में बैठ गया। ठीक है ना। तो मतलब क्या है, जब हम लोग फर्स्ट टाइम जब देख रहा था वो बस से आ रहा था, तब हम लोग को सिर्फ ये पता चला कि ये स्कूल का स्टूडेंट्स है और कुछ नहीं पता चला। जब हम लोग और भी डिटेल्स में स्टडी करने गया तब देखा कि धीरे धीरे क्लासिफाइड हो रहा है, धीरे धीरे ग्रुपिंग हो रहा है। फाइनली आके एक लड़का का अलग ग्रुप हो गया, लड़की का अलग ग्रुप हो गया, वो कहाँ पे बैठ गया, 11 साइंस में बैठ गया। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे पहले हम लोग क्या किया, आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको नेमिंग किया कि ये क्लास में जाएगा, वो क्लास में जाएगा। फिर जगह फाइनली हम लोग क्लासिफाइड करके बोल दिया इसको ये जगह में बैठना है, उसको वो जगह में बैठना है। अगर मान लो कोई एक नया बच्चा है, ठीक है, अगर नया बच्चा है तो नया बच्चा आने के बाद फाइनली हम लोग जब स्कूल का गेट में आएगा तब उसको क्या देखेगा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा रोल नंबर क्या है, कौन सा क्लास है, उधर से देख लेगा। देखने के बाद मान लो वो बच्चा जो क्लास 11 साइंस का है तो उसे डायरेक्टली एक नया एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा या नया एक रोल नंबर इशू किया जाएगा, एक नाम दिया जाएगा। नाम देने के बाद फिर उसको हम लोग कहाँ पे डाल देगा, 11 साइंस के रूम में डाल देगा। कोई और दूसरा बच्चा आएगा, मान लो वो 11 कॉमर्स का होगा तो 11 कॉमर्स में डाल देगा। पर इनिशियली जब वो स्कूल की तरफ आ रहा था तब हम लोग को पता नहीं था, तब हम लोग को सिर्फ ये आइडेंटिफाई कर पाया था कि वो एक स्कूल का बच्चा है क्योंकि वो स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के आया था। तो इस हिसाब से हम लोग कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को पहले आइडेंटिफाई करके फिर नोमेनक्लेचर करके फिर क्लासिफाइड करते हैं। और यहाँ पे याद रखना है कि जो भी नया चीज हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए जा रहा है उसके साथ प्रीवियसली जो हम लोग डिस्कवर कर चुका है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर के साथ हम लोगों को टैली करना पड़ेगा। टैली करने के बाद अगर हम लोग को मिल रहा है कि नहीं ये तो पुराना वाला ही है, तब तो उसके लिए ग्रुप ठीक है। अगर मान लो नया है, किसी के साथ मिल नहीं हो रहा है, किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है, तभी जाके हम लोग उसे दूसरा कोई एक ग्रुप में डाल सकते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये 3 सिस्टम जो कि ना आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन होता है। अभी एनसीईआरटी का जो हम लोग का बुक में जो
चैप्टर्स है उसमें इसके बाद भी और भी बहुत कुछ है, बट ड्यू टू द कोविड-19 इश्यूज सीबीएसई और एनसीईआरटी रिड्यूस और सिलेबस, ठीक है। ऑलरेडी हमने सिलेबस को व्हाट्सएप में भेज दिया था, तुम लोग को बोल भी दिया था अच्छे से देखने। उसमें देखना बहुत सारा चैप्टर्स है डायरेक्ट डिलीट है, ऐसा बहुत सारा चैप्टर्स है जिसका कुछ कुछ पार्ट डिलीटेड है। से फॉर एग्जांपल ये जो चैप्टर्स है चैप्टर 1 में तुम लोगों को सिर्फ जो पढ़ना है, अगर बुक्स के हिसाब से देखा जाए तो बुक्स के हिसाब से तुम लोगों का एक पॉइंट रहता है, उस पॉइंट के हिसाब से देखो 1.1 एंड 1.2 ये दो जो होता है ना 1.1 सॉरी 1.1 एंड 1.2 ये दो जो नोट्स है ये दो तक ही हम लोग का सिलेबस है। 1.3 एंड 1.4 जो इसके बाद में है वो हम लोग को पढ़ना नहीं पड़ेगा, उससे क्वेश्चन नहीं आएगा 1.3 और 1.4 से, पर हम लोग को 1.2 तक पढ़ना है। 1.2 मतलब क्लासिफिकेशन तक, पर उसके बाद भी हम लोग का बहुत सारा चीज रह जाता है जो 1.3 एंड 1.4 में आता है, वो हम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए थोड़ा हेल्प करेगा। अगर हम लोग यहाँ पे ही खत्म कर देगा तो हम लोग का नॉलेज थोड़ा कम रह जाएगा, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा नोट को भी फॉलो करेंगे ये जानने के लिए, ताकि नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। ये तुम लोगों के अंदर बहुत सारा क्वारीज रहता है कि सर ये क्या कैसे हो रहा है, टैक्सोनॉमी कैसे हो रहा है, सिस्टमेटिक्स क्या हो रहा है, टैक्सोनॉमी कैटेगरी क्या है, टैक्सोन क्या है, ये सभी जो चीज है ये सभी चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेगा। पर याद रखना ये होता है एक्स्ट्रा नोट्स के अंदर आएगा, एक्स्ट्रा नोट्स के अंदर आएगा, वो हम लोगों को जानने के लिए जानना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर्स में इट विल हेल्प अस। बट ये चैप्टर से जब क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन में सिर्फ 1.1 एंड 1.2 से ही आएगा, बाकी 1.3 एंड 1.4 से नहीं आएगा। ऑलरेडी मैंने व्हाट्सएप में वो सिलेबस को लिख के भेज दिया है, ठीक है। सो फॉर टुडेज क्लास वी ओनली conclude that any living organism which you are going to discover or identify must have to be classified in different groups which are already previously grouped। तो ये चीज को हम लोग को मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये एक्स्ट्रा नोट्स को थोड़ा देखेगा, जिसमें हम लोग टैक्सोनॉमी, सिस्टमेटिक्स या और भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी से हम लोग और भी ज्यादा वाकिबल होगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे।